ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो नामीबिया के वीरान रेगिस्तान में रिसर्च के लिए जाते हैं, लेकिन बीच रेगिस्तान में उनका ट्रक खराब हो जाता है और अब उनके पास मदद बुलाने का कोई जरिया नहीं है। इसी बीच उन्हें रेगिस्तान के एक ऐसे रहस्य का पता चलता है जो लगातार एक एक करके उन्हें खत्म कर रहा था। ऐसे में उनका ये मिशन जिंदगी और मौत की जंग बन जाता है। कहानी शुरू होती है 3 लोगों से जो एक रेगिस्तान में भटक रहे हैं। ये लोग एक रिसर्च कंपनी के लिए काम करते हैं। इनका काम ऐसी जगह जाकर मिनरल खोजना है जहां इंसान आसानी से नहीं पहुंच पाते। आज उन्हें एक ऐसी लोकेशन का पता चला है जिसके लिए वो तीनों पूरी तैयारी के साथ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें अंडे की शेप वाली एक अजीब सी चीज मिलती है। रेगिस्तान में ऐसी चीज मिलना बहुत रेयर है। उन्हें लगता है कि शायद यहाँ कोई खजाना छुपाया गया है, इसीलिए उनमें से एक बंदा उस अंडे को हैमर से तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही उसमें एक होल होता है वह अंदर झांकता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक भयानक मॉन्स्टर बाहर आता है और उन तीनों को एक एक करके खत्म कर देता है। अब सीन बदलता है और हमारी मुलाकात जैक से होती है। वह भी एक रिसर्च टीम का हिस्सा है। तभी जैक का बॉस वहां आता है। वह उसे एक पेपर थमाकर बोलता है कि तुम्हारा ट्रांसफर अब साइट पर हो गया है और तुम्हें कल ही निकलना होगा। ये सुनकर जैक चौंक जाता है क्योंकि उस साइट पर जो भी गया है वो मुसीबत में ही फंसा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जैक एक सूटकेस के साथ रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा नजर आता है। पास ही एक छोटी सी दुकान वाला आदमी उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है। उसे पीते हुए जैक सोचता है कि क्या किस्मत है, इस बंजर जगह पर भी कोल्ड ड्रिंक मिल गई। तभी वहां कोल नाम का एक लड़का उसे रिसीव करने पहुंचता है। वो काफी खुश लग रहा था। कोल उसे अपने कैंप ले जाता है। वहां उसकी मुलाकात ऑफिस के बाकी लोगों से होती है। इनमें मैसियाई नाम की एक लड़की भी है जिस पर सब लाइन मार रहे होते हैं। मैसी उससे पासपोर्ट मांगती है और फिर उसका बैग चेक करने को कहती है। बैग में उसे एक मशीन मिलती है जो जमीन के काफी नीचे तक की चीजों का पता लगा सकती है। इसी बीच हम देखते हैं कि जॉन नाम का एक बूढ़ा आदमी एक डायरी अपनी पैंट में छुपा लेता है। मेसी उसी डायरी को काफी देर से खोज रही थी क्योंकि उसे जैक की एंट्री करनी थी। इस हरकत पर वहां काम करने वाला एक और आदमी भड़क जाता है। जॉन अक्सर मेसी को परेशान करने के लिए ऐसा करता रहता है। इसी बात पर दोनों में बहस हो जाती है और आखिरकार जॉन डायरी वापस कर देता है। इसके बाद मेसियाई और जैक बाहर आते हैं। दरअसल उन्हें शुरुआत वाले उन 3 लोगों को खोजने निकलना है जो इन्हीं की टीम के मेंबर थे। हमें तो पता है कि वो वापस क्यों नहीं लौटे, पर इन्हें कोई आइडिया नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये रेगिस्तान जैसा दिखता है, असल में वैसा है नहीं। यहाँ कुछ ऐसे अजीब जानवर रहते हैं जो इंसानों की सिर्फ हड्डियां छोड़ते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान के नीचे इतना खजाना दबा है कि उससे पूरा अमेरिका 3 साल तक मजे से खा सकता है। इसी खजाने की तलाश में ये लोग सालों से भटक रहे हैं। हम देखते हैं कि उनके ट्रक पर कई गैलन पेट्रोल लदा है। इन्हें खुद नहीं पता कि यहाँ कितने दिन सरवाइव करना पड़ेगा। सफर में हमारे साथ ट्रक में सेरा और माइक भी हैं। कोल को तो हम पहले से ही जानते हैं। इन सब का सफर शुरू होता है और वो रेगिस्तान में बस भटकते रहते हैं। माइक की बातें सुन सुनकर कोल बोर होने लगता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है। दूसरी तरफ जैक धीरे धीरे मेसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखता है जब ये सब ट्रक में बैठ रहे थे। उनके साथ सुलेमान नाम का एक लोकल आदमी भी था। जाने से पहले उसने इन लोगों को एक स्कल वाला लॉकेट दिया था और हिदायत दी थी कि इसे कभी मत उतारना। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। इन लोगों को पुरानी टीम का ट्रक मिल जाता है। वो वहीं रुककर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूरी पर एक टीम मेंबर को कुछ मिलता है। वो असल में उन्हीं 3 लोगों की लाशें थीं जो पूरी तरह से गल चुकी थीं। ये देखकर कोल सोच में पड़ जाता है कि इनकी मौत को तो मुश्किल से 3-4 दिन हुए हैं, फिर बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो गई, ये तो इम्पॉसिबल है। और आखिर इन्हें मारा किसने? तभी माइक पॉइंट आउट करता है कि यहाँ तीसरे बंदे की लाश नहीं है, हो सकता है ये उसी का काम हो। तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें किसी के पैरों के निशान दिखते हैं जो काफी दूर तक जा रहे थे। वो लोग उन निशानों को फॉलो करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो नोटिस करते हैं कि पहले 2 पैरों के निशान थे पर अब वो 4 हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सामने उन्हें एक अजीब सी जगह दिखती है। वो कोई श्मशान घाट या फिर कोई रिचुअल वाली जगह लग रही थी। जैक जब उसके करीब जाकर उसे छूने लगता है तो बाकी लोग उसे रोक देते हैं। ऐसी जगहों को छूना ठीक नहीं माना जाता। इतने में माइक ट्रक लेकर आ जाता है। अब वो लोग वापस बेस जाने वाले हैं। वहां से वो फोरेंसिक टीम को बुलाएंगे ताकि मौत की असली वजह पता चल सके। वापसी के रास्ते में उन्हें एक और कंकाल मिलता है जिसका सिर धड़ से अलग था। पास जाकर पता चलता है कि ये उसी तीसरे आदमी की बॉडी है जिसे कोल कातिल समझ रहा था। ये देखकर कोल बुरी तरह घबरा जाता है। कोई उसकी पूरी टीम का मर्डर करके चला गया और वो कुछ भी नहीं कर पाए। वो सबसे कहता है कि हमें उस कातिल को खोजना ही होगा।
पर सैरा समझाती है कि रात गिरने वाली है, ऐसे अंधेरे में हम उसे नहीं खोज सकते। कोल अपनी बात पर अड़ा रहता है, पर आखिर में सबकी बात मान जाता है। वो लोग रात वहीं बिताने का डिसीजन लेते हैं। इसी बीच जैक को अपने पुराने ऑफिस के दिनों की याद आने लगती है, जब वो मजे से एसी में बैठकर काम करता था। पर इन सब के बीच उसे एक बात अच्छी लग रही थी कि उसकी मुलाकात मेसी से हो गई। जैक को नींद नहीं आ रही थी तो वो रेगिस्तान में स्केटिंग करने निकल पड़ता है। मेसी भी उसे देख रही थी। थोड़ी देर में वो जैक की मशीन लेकर उसके पास आती है, जो काफी देर से बीप कर रही थी। जैक चेक करता है तो पता चलता है कि मशीन के हिसाब से कोई उनके बिल्कुल पास है, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों वहीं बैठ जाते हैं और जैक उससे फ्लर्ट करने लगता है। वो अपनी लाइफ के बारे में बातें शेयर करते हैं। मैसी बताती है कि उसके डैड भी यही काम करते थे, इसलिए उसका भी इंटरेस्ट जगा और उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। थोड़ी देर बाद वो सोने चली जाती है। जैक वहीं बैठा रहता है और उसकी भी आंख लग जाती है। तभी मशीन फिर से जोर जोर से बीप करने लगती है। कोई बहुत करीब था। वो पलट कर देखता है तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही सामने देखता है, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है और भागकर ट्रक के पास पहुंचता है। उसकी आवाज सुनकर सब जाग जाते हैं और नीचे आते हैं, पर वहां कोई नहीं था। कोल उसे समझाता है कि तुम अफ्रीका के रेगिस्तान में हो, यहाँ ऐसे बहुत से अजीब जीव हैं जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। जैक कहता है कि हमें पता है यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल चीज है, पर वो है क्या ये किसी को नहीं मालूम। तभी मेसी आकर बताती है कि उनके टीम मेंबर का कंकाल गायब हो गया है। इस पर टाइटस खुलासा करता है कि ये सब सैंड मदर का किया धरा है। वो इस रेगिस्तान की क्वीन है और डायनासोर के टाइम से पहले से जिंदा है। उसकी पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी है, इसलिए उसे जो मिलता है वो उसे खा जाती है और बस हड्डियां छोड़ती है। पर आज तक किसी ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा। ये कहानी टाइटस को उसके दादाजी ने सुनाई थी। कोल को ये सब एकदम बकवास लगता है। तभी जैक की मशीन में फिर से बीप बजने लगती है। कोल तुरंत सैरा से कहता है कि ट्रक उसी डायरेक्शन में ले चलो जहां मशीन इशारा कर रही है, पर सैरा साफ मना कर देती है। अंधेरे में ट्रक रेगिस्तान में फंस सकता है या कोई और हादसा हो सकता है। सुबह जाना ही सेफ रहेगा। क्या आपको भी लगता है कि वो सच में सैंड मदर थी, या जो अंडे हमने शुरू में देखे थे वो उसी के बच्चे थे? क्या उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है? सुबह होते ही सब निशानों का पीछा करते हुए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने पर कोल अपने स्नाइपर से देखता है कि कोई क्रीचर वहां से भाग रहा था। वो बिना देर किए फायर कर देता है। गोली लगते ही वो क्रीचर किसी राख की तरह हवा में उड़ जाता है। जब सब पास पहुंचते हैं तो वहां उन्हें सिर्फ अपने टीम मेंबर का वही कंकाल दोबारा मिलता है। इस बार वो उसे अपने साथ रख लेते हैं। टाइटस बताता है कि जवानी के दिनों में उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका एक चरवाहा दोस्त बकरियों के साथ जा रहा था, पर जब टाइटस वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ दोस्त की हड्डियां मिली। अब कोल को उसकी बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है, क्योंकि उसने भी उस दानव को अपनी आंखों से देखा था। वो लोग वहां से निकलने का फैसला करते हैं, पर जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं उसमें आग लग जाती है। सैरा किसी तरह आग बुझाती है, पर ट्रक अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। कोल पूछता है कि माइक, क्या तुम इसे फिक्स कर सकते हो? माइक जवाब देता है कि इसमें तो महीनों लग जाएंगे। दूसरी तरफ मैसी अपने रेडियो से बेस पर कांटेक्ट करने का ट्राई करती है, पर नेटवर्क नहीं मिलता। सब काफी टेंशन में आ जाते हैं। सैरा बताती है कि हमारे पास 4 दिन का खाना पीना बचा है, तब तक हम कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तभी आसमान से एक छोटा प्लेन गुजरता है, पर किस्मत खराब हो तो कुछ नहीं होता। वो प्लेन उन्हें देखे बिना चला जाता है। हार मानकर वो वहीं अपना टेंट लगाकर एक छोटा सा कैंप बना लेते हैं। एक रात माइक सोने जाता है और टाइटस को पहरेदारी के लिए उठा देता है। पहरा देते वक्त टाइटस महसूस करता है कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। मशीन भी लगातार बीप कर रही थी। वो माइक को उठाने की कोशिश करता है, जो अपने स्लीपिंग बैग में सो रहा था। जब वो नहीं उठता तो टाइटस उसे पलट देता है। उसे पलटते ही टाइटस के होश उड़ जाते हैं। माइक के चेहरे का एक हिस्सा पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था और वो अभी भी जिंदा था। ये उसी मॉन्स्टर का काम था। वो घबराकर सबको जगाता है। तभी वो मॉन्स्टर छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाता है और टाइटस पर भी अटैक कर देता है। उसका हाथ गलने लगता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। बाकी लोग स्लीपिंग बैग पर गोलियां चलाते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। वो पार्टिकल्स अब उनकी तरफ बढ़ रहे थे। माइक तो पूरी तरह गल चुका था। कोल वहां पेट्रोल डालकर आग लगाने की सोचता है, पर सैरा उसे रोक देती है, क्योंकि इससे उनका ट्रक भी जल जाएगा और उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। तभी जैक नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर पेट्रोल से डरकर पीछे हट रहा है। ये देखकर सब जल्दी से ट्रक के अंदर घुस जाते हैं। टाइटस की हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी। जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल छिड़क देता है ताकि वो लोग सेफ रह सकें। इसी बीच वो मॉन्स्टर माइक के कंकाल के अंदर घुस जाता है और एक नया रूप ले लेता है। वो वापस जा ही रहा था
कि कोल उस पर फायर कर देता है। जैक उसे रोकता है पर वो नहीं मानता। इस बात पर दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। मेसियाई बीच बचाव करती है और समझाती है कि हमें इस वक्त साथ मिलकर रहना होगा, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों शांत होते हैं। डिसाइड होता है कि अगले दिन 3 लोगों को मदद के लिए पैदल ही बेस तक जाना पड़ेगा। सैरा यहीं रहकर टाइटस की देखभाल करेगी क्योंकि हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। सब सो जाते हैं। अगली सुबह 3 लोग बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। सैरा और टाइटस ट्रक में ही रुकते हैं। वो तीनों बस चले जा रहे थे क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। अचानक एक भयंकर तूफान आ जाता है और तीनों उसमें फंस जाते हैं। तूफान रुकने के बाद वो देखते हैं कि उनका बहुत सारा सामान टूट गया है। जैक की मशीन भी खराब हो चुकी थी और आधा पेट्रोल भी गिर गया था। फिर भी वो हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। रात होने पर वो एक जगह आराम करने रुकते हैं। कोल सेफ्टी के लिए चारों तरफ पेट्रोल डाल देता है। जैक और मैसी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। तभी वो देखते हैं कि वही सैंड मदर वहां आ गई है। इस बार उसने मेसी का चेहरा लिया हुआ था। अंदर आने के लिए उसे पेट्रोल पार करना पड़ता, जो वो नहीं कर पाती और मजबूरन वापस लौट जाती है। मतलब टाइटस की कहानी एकदम सच थी। अगली सुबह रेडियो से आती एक आवाज से उनकी नींद खुलती है। आसपास देखने पर उन्हें अपनी पुरानी टीम का ट्रक नजर आता है। पास ही में वो अंडा भी रखा था। तीनों बहुत ध्यान से अंदर जाते हैं। जैक को समझ आ जाता है कि ये उसी सैंड मदर का अंडा है। इनकी प्रजाति चींटियों की तरह होती है। इनका साइज और पावर अलग अलग होती है। ये इस रेगिस्तान में कहीं भी फैल सकती हैं। अगर ये ऐसे ही अंडे देती रहीं तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि ये किसी भी मांस को पल भर में गला सकती है। इसी बीच ऊपर से जॉन की आवाज आती है। बाहर आने पर जॉन उन्हें घेर लेता है। उसे लगता है कि इन तीनों ने ही अपने साथियों को मारा है और खजाना आपस में बांट लिया है। मैसी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो एक नहीं सुनता और तीनों को हथकड़ी पहनाकर ट्रक में बैठा देता है। जैक कहता है कि हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। मौका देखकर कोल शीशे के आर पार जॉन को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक माइन के पास पहुंचते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि ये क्रीचर अपनी एक अलग सोसाइटी बनाना चाहता है और इसके लिए उसने इस गहरी माइन को चुना है। वो अपने साथ एक खास लिक्विड ले लेते हैं और जॉन को ट्रक में ही बांधकर छोड़ देते हैं। तीनों अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर घना अंधेरा था, इसलिए वो टॉर्च जला लेते हैं। जैक को एक पुराना जनरेटर मिलता है। उसे चालू करते ही वहां हल्की रोशनी हो जाती है। इसी बीच कोल अकेला ही उस क्रीचर को मारने निकल पड़ता है जो छुपकर उन्हें देख रहा था। जैसे ही कोल अंदर जाता है वो क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, पर जैक बड़ी चालाकी से उसका ध्यान भटकाता है और उसे एक गहरे खड्डे में गिरा देता है। कोल उसे थैंक्स बोलता है, पर तभी वो मॉन्स्टर खड्डे के अंदर से कोल का पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। जैक और मैसी उसका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन कोल खुद ही उनका हाथ छोड़ देता है और उस लिक्विड के साथ खड्डे में गिर जाता है। इससे उस मॉन्स्टर और कोल दोनों की मौत हो जाती है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो लोग माइन के जिस हिस्से में थे वहां उस रानी ने अपना पूरा कब्जा कर रखा था। तभी जैक की नजर एक चीज पर पड़ती है जो एक जिंदा कोकून जैसी लग रही थी। उसे समझ आ जाता है कि रानी इसी चीज को प्रोटेक्ट कर रही थी। शायद ये उसका दिल था। जैक बिना सोचे उसमें चाकू घोंप देता है। इसके बाद सब कुछ तबाह होने लगता है और माइन भी ढहने लगती है। दोनों जान बचाकर बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही उन्हें जॉन की सड़ी हुई लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मैसी शहर वापस जाने के लिए निकलती है। जैक उसे खुद छोड़ने जाता है, पर वो उसके साथ नहीं जाता। अब उसे कुछ और खोजना है। उसने मैसी को तो शहर भेज दिया, पर हम देखते हैं कि मेसियाई के बैग में एक और कोकून रखा था, जिसे वो रिसर्च के लिए शहर ले जा रही थी। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां सिर्फ एक रानी नहीं थी, बल्कि ऐसी हजारों रानियां हो सकती हैं जिनके अनगिनत कोकून्स होंगे। जैक को अब अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया था और वो उन्हीं को खोजने के लिए रेगिस्तान में ही रुक जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में मिलते हैं।